हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 160 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। मतांतरण रोधी कानून। यह आश्चर्यजनक है कि जब विभिन्न राज्यों के मतांतरण रोधी कानूनों को और प्रभावी बनाने एवं केंद्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून बनाने की आवश्यकता है, तब कुछ ऐसे लोग और संगठन भी हैं जो ऐसे किसी कानून की कहीं कोई जरूरत नहीं समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, वे राज्यों के ऐसे कानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गत दिवस सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों से उनके मतांतरण रोधी कानूनों पर 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। यह तो स्वाभाविक है कि राज्य अपने मतांतरण रोधी कानूनों को उचित एवं आवश्यक बताएंगे, लेकिन अभी यह कहना कठिन है कि उनके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट को किस नतीजे पर पहुंचने के पहले इससे अवगत होना आवश्यक है कि छल छद्म एवं लोभ लालच से मतांतरण एक यथार्थ है और इसी कारण केंद्रीय स्तर पर मतांतरण रोधी कानून बनाने की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इससे भी परिचित होना चाहिए कि मत प्रचार की स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाकर विभिन्न संगठन मतांतरण में जुटे हुए हैं। ऐसे संगठनों ने मतांतरण के जरिए देश के कई हिस्सों में जनसांख्यिकी को बदल दिया है। कहीं कहीं तो इतना अधिक बदल दिया है कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरण ही पूरी तरह बदल गए हैं। पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों के साथ आदिवासी बहुल प्रांतों में यह काम इतने बड़े पैमाने पर किया गया है कि वहां का सामाजिक ताना बाना ही बदल गया है। राज्यों के मतांतरण रोधी कानूनों को चुनौती देने वाले चाहे जो तर्क दे, इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि छल कपट और प्रलोभन के माध्यम से कराए जाने वाला मतांतरण देश की संस्कृति और आत्मा को परिवर्तित करने वाला काम है। यह काम स्वतंत्रता के बाद से ही जारी है। अब तो मतांतरण में जुटे संगठन देश के हर हिस्से और यहां तक कि पंजाब जैसे राज्यों में भी सक्रिय हो गए हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि ऐसे संगठनों को विदेश से पैसा मिलता है और वे मतांतरण रोधी कानूनों में छिद्र तलाशने में भी सफल हैं। इसी कारण कई राज्यों को अपने ऐसे कानूनों में संशोधन करने पड़े हैं। अभी तक लगभग 10 राज्यों ने मतांतरण रोधी कानून बना रखे हैं। यह कहना कठिन है कि इन राज्यों में धोखे और लालच से कराया जाने वाला मतांतरण थम गया है। चूंकि मतांतरण अब भी जारी है, इसलिए आवश्यकता इसकी है कि मत प्रचार की स्वतंत्रता की नए सिरे से व्याख्या की जाए। जब तक मत प्रचार की स्वतंत्रता की मनमानी व्याख्या करके उसकी आड़ ली जाती रहेगी, तब तक छल कपट से कराए जाने वाले मतांतरण पर रोक लगने वाली नहीं है। अच्छा यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट यह समझे कि मतांतरण राष्ट्र के मूल चरित्र को बदलने का काम कर रहा है। बीच का रास्ता। किसी भी विवाद के समाधान का आसान उपाय यह होता है कि बीच के रास्ते की तलाश की जाए। ऐसे किसी मामले में तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने रवैये पर अड़े हों। लेकिन संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। यह अड़ियल रवैया है और इसका अर्थ है कि कांग्रेस अपनी इस मांग पर अड़ी रहेगी कि अदानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कराई जाए। हैरानी नहीं कि इसके जवाब में सत्ता पक्ष इस पर अड़ जाए कि राहुल गांधी को अपने उस बयान के लिए माफी मांगनी ही होगी जो उन्होंने लंदन में दिया और जिसमें यह कहा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो जाने पर अमेरिका और यूरोप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। यदि ऐसा होता, जिसके आसार भी दिख रहे हैं, तो संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण बिना किसी कामकाज के समाप्त हो सकता है। इस स्थिति में वित्त विधेयक बिना किसी बहस पारित करने की नौबत आ सकती है। इससे सबसे अधिक हानि विपक्ष की ही होगी, लेकिन शायद वह इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। यदि संसद नहीं चली तो लगभग 3 दर्जन प्रस्तावित विधेयक भी ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष की सेहत पर भले ही कोई असर न पड़े, लेकिन देश का नुकसान होना तय है। यह समझ आता है कि कांग्रेस और उसके साथ खड़े दल इस पर जोर दें कि
अदानी मामले की जांच हो, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि जांच जेपीसी से कराने की जिद पकड़ी जाए। वित्तीय मामलों और विशेष रूप से शेयर बाजार से जुड़े मामलों की जांच जेपीसी से कराने का अब तक अनुभव यही बताता है कि जांच का यह तरीका समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं होता। जेपीसी के जरिए शायद ही किसी मामले की तह तक पहुंचा जा सका हो। जेपीसी की जांच दलगत राजनीति का अखाड़ा बनकर रह जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति इस मामले की जांच कर रही है और इस समिति के समस्त सदस्य शीर्ष अदालत ने स्वयं तय किए हैं, तब फिर जेपीसी जांच की मांग पर बल देने का कोई मतलब नहीं। क्या विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस यह कहना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति अदानी मामले की जांच सही तरह नहीं कर पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट और उसकी समिति पर भरोसा नहीं? जो भी हो, अदानी मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग के जवाब में जिस तरह राहुल गांधी से माफी मांगने पर जोर दिया जा रहा है, उससे संसद बंधक सी बनी दिखने लगी है। यह समझे कि संसद में गतिरोध की स्थिति पैदा कर वे जनता को निराश करने का ही काम कर रहे हैं। अतिवाद पर अंकुश। खालिस्तान समर्थक अतिवादी नेता अमृतपाल सिंह के साथियों पर पंजाब पुलिस ने जो कार्रवाई की वह आवश्यक थी। कायदे से यह कार्रवाई बहुत पहले और विशेष रूप से तभी हो जानी चाहिए थी जब अमृतपाल सिंह और उसके साथियों ने हजारों हथियारों के बल पर अजनाला थाने में दावा बोला था। यह कानून के शासन को खुली चुनौती थी। इस घटना के तत्काल बाद कोई कार्रवाई न होने से केवल पंजाब पुलिस के मनोबल पर विपरीत असर पड़ रहा था, बल्कि पंजाब सरकार के इरादों पर भी सवाल उठ रहे थे। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि केंद्र सरकार की ओर से चिंता जताए जाने के बाद ही अमृतपाल पर शिकंजा कसने का फैसला लिया गया। उसके साथियों को जिस तरह गिरफ्तार कर असम ले जाया गया, उससे यही स्पष्ट होता है कि यह जो कार्रवाई हुई उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग और समर्थन रहा। जब कहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया जा रहा हो, तब केंद्र और राज्य के लिए मिलकर सक्रिय होना आवश्यक होता है। यह अच्छा हुआ कि पंजाब में ऐसा ही हुआ, लेकिन अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई में जिस तरह देरी हुई उससे सबक सीखने की आवश्यकता है। अमृतपाल केवल भारत विरोधी ताकतों के हाथों में ही नहीं खेल रहा, बल्कि पंजाब में अतिवाद और अलगाववाद को भी हवा दे रहा है। उसके खिलाफ कार्रवाई में देरी से लोगों के बीच गलत संदेश जा रहा था। यह समझना कठिन है कि पंजाब पुलिस के इतने व्यापक और सघन अभियान के बाद भी अमृतपाल फरार कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी गिरफ्तारी को किसी रणनीति के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। सच तो जो भी हो, पंजाब पुलिस को भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी होगी। केवल उसकी गिरफ्तारी ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उसके समर्थक नए सिरे से सिर न उठाने पाए। यह भी देखना होगा कि कोई नया अमृतपाल न पैदा होने पाए। इसकी आशंका इसलिए है क्योंकि पंजाब में कुछ तत्व ऐसे हैं जो खालिस्तान समर्थकों को हवा देते रहते हैं। यह भी कोई छिपी बात नहीं कि ऐसे तत्व देश के बाहर भी है। वे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि देशों में तो हैं ही, पाकिस्तान में भी हैं, जहां भारत सरकार को यह देखना होगा कि इन तत्वों पर लगाम कैसे लगे। वहीं पंजाब सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि राज्य में खालिस्तान समर्थक अतिवाद तत्वों पर अंकुश लगाने से कोई कोताही न बरती जाए। इसके लिए पंजाब पुलिस को प्रोत्साहन देने और उसके मनोबल को ऊंचा रखने की जरूरत है। पंजाब सरकार को इस तथ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि 1980 के दौर में खालिस्तानी आतंकवाद पर लगाम लगाने का काम उसकी पुलिस ने ही किया था। बेलगाम खालिस्तानी। पंजाब में अतिवादी अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास को खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरह निशाना बनाया, उसकी केवल निंदा बरतना ही पर्याप्त नहीं। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारें इन उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। यह ठीक नहीं कि न तो लंदन में भारतीय उच्चायोग में कोई सुरक्षा व्यवस्था दिखा और न ही सैन फ्रांसिस्को के वाणिज्य दूतावास में। इससे भी खराब बात यह है कि इन दोनों भारतीय ठिकानों
पर हमले के लिए जिम्मेदार खालिस्तानियों के विरुद्ध वैसी कार्रवाई नहीं हुई जैसे अपेक्षित ही नहीं आवश्यक थी। यह पहली बार नहीं जब ब्रिटेन और अमेरिका में भारतीय हितों को चोट पहुंचाने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में ढिलाई बरती गई हो। खालिस्तानियों के उपद्रव और उत्पात की एक लंबे समय से अनदेखी होती चली आ रही है। जैसा ब्रिटेन और अमेरिका में हो रहा है वैसा ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी। यह किसी से छिपा नहीं कि इन दोनों देशों में खालिस्तानियों ने किस तरह एक के बाद एक मंदिरों को निशाना बनाया। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने मंदिरों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं की निंदा की तो लेकिन उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर कोई कुछ नहीं किया। यह मैच दुर्योग नहीं हो सकता कि पश्चिमी देश अपने यहाँ के बेलगाम खालिस्तानियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के स्थान पर हाथ रखकर बैठने का काम कर रहे हैं। कहीं यह ढिलाई किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं। भारत को इस प्रश्न की तह तक जाना होगा और इसका एक उपाय इन देशों से सीधे सवाल जवाब करना है। भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में उन देशों की ओर ढिलाई बरतना हैरान करता है जो भारत के मित्र देश हैं और जिनके साथ विभिन्न विषयों पर द्विपक्षीय वार्ता का क्रम जारी है। यदि पश्चिमी देश अपने यहाँ के खालिस्तानियों को नियंत्रित करने में तत्परता का परिचय नहीं देते तो भारत को यह स्पष्ट करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि भारतीय हितों के खिलाफ सक्रिय तत्वों के प्रति उनकी सुस्ती संबंधों को बिगाड़ने का काम करेगी। भारत को इन देशों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्हें इसके लिए बाध्य करना होगा कि खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करें। चूंकि खालिस्तानियों की हरकतें जिहादियों सरीकी होती जा रही है, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि उन्हें पाकिस्तान का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। स्पष्ट है कि भारत को पाकिस्तान की हरकतों पर भी निगाह रखनी होगी। इसी के साथ इस पर भी ध्यान देना होगा कि विदेश में सक्रिय खालिस्तानी पंजाब में माहौल बिगाड़ने का काम न करने पाए। धन्यवाद।